आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट द हाईएस्ट। नहीं, आज के टाइम में तो एंट्रेंस देनी पड़ती है, एंड और मेमोरीज भी होती है दोस्तों की। करेक्ट। जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, बट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, और दूसरी थी इंडियन फॉरेन सर्विस IFS। एंड मुझको एक भारत का एक प्रॉपर पिक्चर रियलाइज हुई कॉलेज से। एक मुझको ये पता था कि पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी ज़रूरी पार्ट होता है इस एग्ज़ाम का। पोमो फोकस इज़ वन ऑफ द टूल्स। सो आप इसको एक शेड्यूल बना सकते हैं, एंड एक डायरी ज़रूर रखिए। तो लाइफ में सक्सेस कितनी ज़रूरी है? क्या कहें, सभी के लिए सबके अपने अपने मायने होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो भी लोग एक अपने अपने एज में एजुकेशन लेते रहते हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत डरावनी चीज़ भी होती है। यस, आज हमको बताने जा रहे हैं हमारे स्टूडियो में आए हुए गेस्ट, जिनका नाम है तनिष्क गेडाम। बहुत ही यंग गेस्ट है। आइए स्वागत करते हैं तनिष्क। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मिस विभा, एंड आई एम इंडीड ऑनर्ड टू बी हियर। मुझको बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझको इनवाइट किया, एंड आपके स्टेचर के आर्टिस्ट से बात करने में आज मुझको काफ़ी खुशी हो रही है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सेम ईयर तनिष्क। सो तनिष्क, सक्सेस, इसके क्या मायने हैं आपके नज़र में? अच्छा, तो हम सबको एक लाइफ मिलती है जी। एंड क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, तो काफ़ी सारे ऐसे कुछ थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि इस लाइफ में गोल होना चाहिए। और मेरे ओपिनियन में ये गोल होता है कि आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करो, एंड जब आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करते हैं तभी आप अपना एक्चुअल फ्रीडम जो है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये हमारे भारत के संविधान में भी मेंशन है। सो सक्सेस का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस मेरे लिए ये है कि आप सही मायने में एक इंसान बनते हो, एक ह्यूमन बनते हो। सो जब आप अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज करते हो, आप वो एक पावर अचीव करते हो विद सक्सेस। वाओ, मेरे ख्याल से मैंने ये डेफिनेशन पहली बार ही सुनी है, और इसीलिए आपको पॉलिटिकल साइंस में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। और तनिष्क ने अचीव किया है इस साल का UPSC, जिनका रैंक है 531। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें बहुत खुशी हो रही है तनिष्क आपके साथ बात करते हुए। और हम जैसे देख रहे हैं आपके बायो में कि आप 10th में भी स्कॉलर रहे हो, अबाउट 95%, 12th में भी सेम। तो पढ़ाई का कैसा नाता रहा है आपसे? मतलब आप डर के पढ़ाई करते थे या आपको बहुत पसंद आती थी? मतलब इतने परसेंट, भाई इतने परसेंट में 3 लोग पास हो जाते, पता है आपको? नहीं, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैं स्टूडियस रहा हूँ बचपन से। पढ़ाई के साथ अगर सही मायने में देखा जाए तो मेरा एक लव हेट रिलेशन हमेशा से रहा है। ओके। तो बचपन में मुझको पढ़ाई की वैल्यू नहीं थी उतनी, तो मैं ऐसा स्टूडेंट था जो बिना पढ़ाई कुछ अच्छे मार्क्स ला लेता था। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मुझको ये रियलाइजेशन आया कि नहीं, पढ़ाई करने से मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको जो सक्सेस मिलता है एंड आपको जो चीज़ें समझ में आती है एक लॉन्ग रन में, दैट डेफिनेटली इम्प्रूव्स। सो 10th स्टैंडर्ड, ऐसे आपने भी मेंशन किया, इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अच्छे से पढ़ाई की। एंड देन 10th 12th कॉलेज, एंड कॉलेज में भी जाके मेरे कॉलेज में काफ़ी ऐसे सीनियर्स रहे हैं मेरे जिन्होंने मुझको एक मार्गदर्शन दिया है, एंड उनसे इंस्पायर होके मुझको पढ़ाई की वैल्यू समझ में आई है। ओके, लव हेट। बट नाउ इट इज़ ऑल लव। ऑल लव। दैट्स ग्रेट। सो मैं ये जानना चाहती थी कि आप के नज़रिए से जो परसेंट आते हैं, तो हमारा जो नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट होता है या परसेंट इम्पोर्टेंट होता है? आई थिंक अगर आप सिर्फ एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें किसी इंसान को कितना नॉलेज है, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कुछ अंकों से, कुछ परसेंटेज से। एंड इसीलिए मैं मतलब सबको कहना चाहूँगा, स्पेशली टू द यंगर जनरेशन एंड टू द पेरेंट्स एज वेल, कि आप परसेंट देखकर अपनी कैपेबिलिटीज़ को जज मत कीजिए। बट वी लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड जहाँ पर थिंग्स लाइक परसेंटेजेस डू मैटर। अगर मुझको उतने परसेंटेज नहीं आते 10th और 12th में, तो शायद मुझको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, जो बहुत ज़रूरी था मेरे फ्यूचर पर्सनालिटी को शेप करने के लिए। तो आई थिंक दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, दोनों अपनी जगह। अच्छे परसेंटेज आते हैं तो आप ये मत सोचिए आप बहुत गुणवान हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है।
अच्छी बात है आपको अच्छे आते हैं, बट अगर बुरे परसेंटेज आते हैं तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को एकदम अंडरमाइन भी ना करें. आई थिंक दैट मिडिल ग्राउंड इज़ इम्पॉर्टेंट. वाह, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा है आपके ओवरऑल स्टडीज़ के जर्नी में. हाँ, तो मैंने पहले भी आपको बताया, मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ. तो ये सारी चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से देखता हूँ. तो हम जो है, एक इंसान जो होता है, दैट इज़ नथिंग बट एन आउटकम ऑफ द सोसाइटी अराउंड हिम. तो हम काफ़ी कुछ हमारी सोसाइटी से लेते हैं. उसमें सर्वप्रथम हमारे पेरेंट्स आते हैं. तो जो भी आज मैं हूँ, अ मेजर पार्ट ऑफ दैट क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ माई पेरेंट्स. माई मदर अ लिटिल बिट मोर, बट ऑब्वियसली माई फादर एज वेल. तो मम्मी हमेशा बचपन से ही एक गाइड रही है, एंड पापा का हाथ हमेशा पीछे था ही टू सपोर्ट इन ऑल द वेंचर्स. तो फिर पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा रोल हुआ है. एंड एग्ज़ाम के समय भी, मतलब अभी यूपीएससी के लिए भी उन्होंने हर तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की. एक इमोशनल सपोर्ट होता है, वो भी दिया. तो वो हमेशा मेरे साथ थे. यूपीएससी, सो यूपीएससी आपके जहन में कब से आया है कि मुझे यूपीएससी करना है? हाँ, तो यूपीएससी जो है एक अलग तरीके का कल्चर है हमारे कंट्री में. एंड उसका एक रीज़न है कि आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, बट उसका एक सोशलिस्टिक रीज़न भी है कि काफ़ी लोगों के लिए, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं हमारे कंट्री में, यूपीएससी इज़ लाइक एक उनके लिए सीढ़ी है समाज में ऊपर बढ़ने के लिए. बट कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस मुझको अप्लाई नहीं करते थे. मुझको बचपन से ये सवाल बहुत ऐसे, मैं सोचता था इसमें मुझको क्या बनना है. तो बचपन में मुझको रियलाइज़ हुआ कि मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, उस डायरेक्शन में है. तो फिर मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, कुछ मॉडल यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट किया, एंड मेरा रास्ता ऐसे ऐसे क्लियर होते गया. फिर मुझको पता चल गया कि मुझको लाइफ में डिप्लोमेट या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करनी है. एंड उसको ज्वाइन करने का तरीका एक ही होता है, वो है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम. तो इसीलिए मैंने कॉलेज के बाद इसकी तैयारी शुरू की. ओके, कॉलेज के बाद मतलब आपको कॉलेज में लगा ऐसे? हाँ, कॉलेज में मैं Decide हो गया 100% श्योर हो गया था. एंड हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ऐसे एक यूपीएससी का क्रेज़ है ही. तो आजू बाजू सबको देखकर कि सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनकरेजमेंट, और एक एनकरेजमेंट और एक कॉन्फिडेंस कि दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू एज वेल. तो इसीलिए फिर ऐसा मेरा रास्ता क्लियर होते गया. तो आपने ग्रेजुएशन किस में किया है? मैंने ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. ओके, सो पॉलिटिकल साइंस, जैसे आप बोले कि आप स्टूडेंट है उसके, बट ऑल ओवर इंडिया में टॉप कर जाना, मतलब ज़रूर इसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इस सब्जेक्ट में. हाँ, तो मतलब मुझको बस एक थोड़ा सा करेक्शन देना है. आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट द हाईएस्ट. तो बट स्टिल दैट आपने जो कोरोलरी ड्रॉ की वो अप्लाई होती है. तो हाँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इस चीज़ में. एंड आप ऐसे कह सकते हैं कि एक जो हमारा दृष्टिकोण होता है दुनिया को लेकर, संबंध को लेकर, ये मेरा काफ़ी अलग अलग तरीके से मेरे सब्जेक्ट्स के थ्रू हुआ है. मैं सक्सेस को, फेलियर को भी पॉलिटिकल साइंस की नज़रिए से देखता हूँ. स्कॉलर्स जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, डॉक्टर आम्बेडकर खुद, इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर सोचा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर. जैसे बाबा साहेब का एक कोट है कि जो ये ह्यूमन का जो एक वो है, फुलफिलमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट पोटेंशियल शुड बी द एंड गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सो वो बात करते हैं उसमें हमारे मेंटल फैकल्टीज़ को कैसे डेवलप किया जाए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अपने सब्जेक्ट के नज़रिए से ही देखता हूँ. ओके, वाओ. तो आप दिल्ली से ग्रेजुएट हैं? हाँ. और सारी स्टडी आपकी नागपुर से हुई है. तो हाँ. आपने जो बीए ऑनर्स किया हुआ है, तो उसके लिए आपको कोई एंट्रेंस देनी पड़ी थी? नहीं, आज के टाइम में तो एंट्रेंस देनी पड़ती है. बट जब मैंने 2019 की ये बात है, तो तब बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे उस परसेंटेज के हिसाब से हो जाता था. अभी सीईटी देनी पड़ती है. सीयूईटी. ओके, सीयूईटी. ओके, तो कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, ऐसी कोई चीज़ जो आपको ध्यान में रह गई हो. जैसे आपने बोला कि
वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उससे आपको एनकरेजमेंट के साथ साथ कॉन्फिडेंस मिला है। हाँ। तो आप उस एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताइए हमको। तो सबसे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है एक सरकारी कॉलेज की, वो होती है कि वो समाज का एक छोटा मॉडल है। तो आई ऑलवेज कॉल इट इन इंग्लिश अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द सोसाइटी। तो हम जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको शायद हम 1 या 2% ही भारत से इंटरेक्ट करते हैं। हम हमारे आर्थिक और सामाजिक स्थिति के जो कुछ एक सिमिलर लोग होते हैं उनसे ही बात करते हैं। बट जो एक भारत की डाइवर्सिटी है अक्रॉस ऑल लाइंस, रिलीजियस, सोशियो इकोनॉमिक, वो मुझको पहली बार एकदम क्लैरिटी से कॉलेज जाकर समझ में आई। क्योंकि इतने सारे अलग अलग विभिन्न आइडेंटिटीज़ के लोग वहाँ मुझको मिले एंड मुझको एक भारत का एक प्रॉपर पिक्चर रियलाइज़ हुई कॉलेज से। एंड कॉलेज जो था हमारा उसके काफ़ी एलुमनाई भी दे आर वेरी सक्सेसफुल। अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री जी, वो हमारी कॉलेज से हैं एंड ऐसे काफ़ी सारे एलुमनाई हमारे रह चुके हैं। आप आर्टिस्ट है तो आपको इम्तियाज़ अली जी के बारे में पता ही होगा, तो वो भी हमारे कॉलेज से। तो इस कारण एक कल्चर होता है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, स्टूडेंट क्लब्स होते हैं, एकेडमिक रिगर होती है, तो इसके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो मुझको भी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली। कॉकस एक सोसाइटी है हमारे कॉलेज की जो डिस्कशन फोरम है, उसमें मैं एज अ मेंबर ज्वाइन हुआ। हम लोगों ने काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स फाउंड किए। मैंने खुद एक मैगज़ीन स्टार्ट की जो आज भी एवरी मंथ पब्लिश होती है एंड experts including some of the retired Supreme Court judges have contributed to that magazine. तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक कॉलेज से मिलती है एंड इवेंचुअली आई ऑल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये काफ़ी पर्सनालिटी जो है मेरे कॉलेज से मैंने सीखी एंड और मेमोरीज भी होती है दोस्तों की जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, बट वो भी मैंने काफ़ी सीखा कॉलेज। वो सारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है मेरे ख्याल से लाइफ टाइम में। सो आपने जब स्टडी शुरू किया यूपीएससी की, तो ये बीई के बाद शुरू किया या साथ साथ में आप चलता रहता था? एक मुझको ये पता था कि पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी ज़रूरी पार्ट होता है इस एग्ज़ाम का। इंटरव्यू तो है ही एंड इन जनरल जॉब में भी आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने उस डायरेक्शन में डिवोट किया अपने आप को ड्यूरिंग कॉलेज। थोड़ा बहुत मैं सिलेबस देखता था क्योंकि कोविड के कारण कुछ दिन मैं घर था, बट जो सही सीरियस प्रिपरेशन होती है वो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्टार्ट की। ओके, तो सही सीरियस प्रिपरेशन क्या होती है और वो कैसे आपकी जर्नी रही वो बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइएगा ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं हाँ, उनको हेल्प मिले। नहीं बिल्कुल, तो ये जो आपका सवाल है काफ़ी बड़ा सवाल है। यस। और आप देखिए हर साल कुछ 800 से 1000 लोगों को सक्सेस मिलती है यूपीएससी में। तो अगर 800 से 1000 लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं तो 800 से 1000 स्ट्रैटेजीज हैं एवरी ईयर। तो मैं उनमें से मेरी स्ट्रैटेजी में से कुछ ऐसे पार्ट बताऊंगा जो अनहर्ड है, जो मैंने ज़्यादा देखे नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं ये बोलूँगा कि ये जो एक बात चलती है मीडिया पर कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, आपको इतना हार्ड कोर डिसिप्लिन रहना है, वो मतलब उसके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस आप ना करें। आप आवर्स काउंट करना आप छोड़ दीजिए, आप ऑब्जेक्टिव्स काउंट कीजिए। अगर आपका टारगेट है कि इस महीने में आपको इतनी पढ़ाई करनी है तो आप ये देखिए कि आपकी उतनी पढ़ाई हो रही है क्या। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने में हम मतलब खुद ओवर एक्सर्ट करने लग जाते हैं एंड उस कारण एक प्रेशर भी बढ़ता है। तो फिर ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू आप चलिए। सेकंड इज़ कि आप एग्ज़ाम को काफ़ी स्ट्रेटेजिकली अप्रोच कीजिए। तो मैंने देखा है कई सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, उनके एफर्ट्स पे मैं डाउट नहीं डाल रहा, लेकिन कई बार वो हर पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, विच देन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर इन अ लिमिटेड टाइम। तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने कुछ पेपर्स को अपना इम्पॉर्टेंट पेपर्स बनाया एंड कुछ पेपर्स को जस्ट मैनेज करने का ट्राई किया। तो वो जो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे उसमें मेरे स्कोर्स आर गुड एंड दैट इज़ वाई आई थिंक मुझको सक्सेस मिली है। तो आप ऐसे स्ट्रेटेजिकली पेपर्स आप आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें शायद थोड़ा एफर्ट कम लगता है, शायद सिलेबस जल्दी किया जा सकता है ना, आप उन पेपर्स पे फोकस कीजिए। आपने जैसा बोला कि आपका एक मंथली टारगेट जो भी होता है पढ़ाई का, तो वो कैसे सेट किया जाए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स? हाँ, तो एक बार आपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर दिया,
फिर उसके बाद आप देखिए कि अब एग्ज़ाम को कितने महीने बचे। तो अगर 12 मंथ्स बचे तो आप उस हिसाब से उसको डिवाइड कीजिए। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप शेड्यूल्स काफ़ी इजीली बना सकते हैं। इनफैक्ट आप अपना स्टडी रेट कैलकुलेट करके भी जो है टारगेट्स आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने खुद काफ़ी सारे ऐसे टूल्स यूज़ किए। पोमो फोकस इज़ वन ऑफ द टूल्स। सो आप इसको एक शेड्यूल बना सकते हैं एंड एक डायरी ज़रूर रखिए। सो आई ऑल्सो बिकेम अ जर्नल राइटर। मैं खुद की डायरी लिखने लग गया तो अक्रॉस दिस प्रोसेस। सो दैट इज़ अ हॉबी आई हैव पिक्ड अप एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव दैट हॉबी। इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके अलावा भी आप कुछ पढ़ते हैं? पढ़ाई के अलावा जो है मैंने कोशिश की थी पढ़ने की। कई बार मैंने किताबें पढ़ने का ट्राई किया। कभी कभी मैं ख़त्म कर देता था, कभी कभी नहीं। बट डेफिनेटली एक जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है उस पर मैं हमेशा डेली डेडिकेटेडली पढ़ता था, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या ना हो। तो मैं उस डायरेक्शन में फॉरेन के कुछ न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर और ऐसे सारे मैं बीच बीच में जितना हो सकता था उतना मैं ज़रूर पढ़ता था। ओके, बिकॉज कि आपका इंटरेस्ट वहाँ पे है इसलिए, या ये ज़रूरी भी है यूपीएससी? इंटरेस्ट तो डेफिनेटली यूपीएससी में उतना डायरेक्ट रिलेशन इसका नहीं होता। बट एक मैं ऐसे भी सोच रहा था कि शायद ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको फॉरेन सर्विस में जाना है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी उतना नॉलेजेबल। तो इसीलिए मैं ये पढ़ता था अक्रॉस द पीरियड ऑफ द प्रिपरेशन। ओके, तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं तो आप अभी यूपीएससी क्रैक कर चुके, तो आपको फॉरेन सर्विसेज में, है ना, तो ये क्या होता है? और जैसे लेवल्स होती है रैंक के बेसिस पे, आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस लाइक दैट, वो रैंकिंग कैसा होता है और आईएफएस में एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, सो पहले मैं रैंकिंग बताऊंगा। तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है उसमें 2 सर्विसेज सबसे ऊपर आती है एंड वो इक्वल रैंक पे होती है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और दूसरी आती है इंडियन फॉरेन सर्विस IFS। उसके बाद जो है एक एक करके रैंक में जो है वो सारी सर्विसेज आती है। तो IAS और IFS की रैंक सेम है। और दूसरी बात, इंडियन फॉरेन सर्विस होती क्या है, तो आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हमारे हर देश के साथ संबंध है। तो उस देश के साथ जो संबंध मैनेज करने का काम होता है और जो फॉरेन पॉलिसी को एक इम्प्लीमेंट करने का रोल होता है वो इंडियन फॉरेन सर्विस का होता है। तो आप देखिए जैसे यूएस में आप कभी जाते हैं तो वहाँ एक एम्बेसी होती है। तो वो जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd सेक्रेटरी एंड गोइंग अप टू एम्बेसडर लेवल, वो सारे हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स होते हैं एंड दे एंश्योर कि हमारे जो रिलेशंस हैं, कई बार ये अच्छे रिलेशंस होते हैं, कई बार थोड़े से ट्रिकी रिलेशंस होते हैं, तो ये अच्छे तरीके से मैनेज हो। दैट इज़ द रोल ऑफ अ डिप्लोमेट। ओके, तो वो 2 कंट्री के बीच में का सारे जो रिलेशन है वो मैनेज करता है। आपने एकदम सही बोला। ओके, सो उसके बाद क्या, मतलब आईएएस और आईएफएस रैंकिंग इक्वल होती है, उसके बाद क्या रैंकिंग रहती है? उसके बाद एक्चुअली बाकी की जो सारी सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस, देन द रेवेन्यू सर्विसेज में भी 2 होती है, कस्टम्स एंड आईटी, तो ये सारी रैंक में फिर उसके बाद ऐसे 25-26 कुछ सर्विसेज है तो वो सारी आ जाती है उसमें। जैसे आपने बोला यूपीएससी में सिलेक्शन होता है 1800 to 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, मतलब हर साल ये एग्ज़ाम होती है? हाँ, हर साल होती है और हर साल इतने साल ये होते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हाँ, राइट? तो उसके पहले मैं आना चाहूँगी एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर किया, तो प्री कैसी होती है, मेंस कैसी एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू कैसी होती है, क्या होता है इसमें? ओके, सो प्रीलिम्स जो होती है आपकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होती है जिसमें 2 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो आपका जनरल स्टडीज़ का होता है एंड दूसरा जो होता है वो CSAT का होता है। CSAT इज़ योर अरिथमेटिक रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये एक होता है जिसमें आपको 66% अगर आपके मार्क्स आ जाए तो आप उसमें पास हो जाते हैं। और दूसरा जो होता है वो जनरल स्टडीज़ होता है। इसमें आपके जो यूपीएससी के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं।
इसमें जो होती है कॉम्पिटिटिव मार्किंग होती है एंड एक मेरिट लिस्ट बनती है एंड उस हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है। तो आउट ऑफ जो 6 to 8 lakhs स्टूडेंट्स जो ये एग्ज़ाम देते हैं उसमें से अराउंड 14 to 15,000 प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं एंड प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस देने का मौका मिलता है। तो मेंस जो होता है वो एक पूरा सब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें आई थिंक 9 पेपर्स होते हैं एंड वो 9 पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। आप सब्जेक्ट के ऊपर नाम रखिए, आपको वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं मेंस में। एंड जैसे उसमें कुछ जनरल पेपर्स होते हैं एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो जनरल पेपर्स में आपका एक ऐसे का पेपर आ जाता है, फिर जनरल स्टडीज़ 1 से लेके 4 तक, जिसमें सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, एंड एथिक्स। एंड उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं। मतलब ये कंपलसरी है सब्जेक्ट? ये अभी तक कंपलसरी है। ऑप्शनल पेपर देना भी कंपलसरी होता है, बट आपको चूज करना पड़ता है। उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। तो बट नेचुरली मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लिया, लेकिन लोग अलग अलग लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कुछ लोग इंजीनियरिंग भी लेते हैं, कंप्यूटर साइंस। तो ऐसा करने के बाद अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो 2700 लोग इस बार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे। इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का एंड उसमें आप एक पैनल से आपकी पर्सनालिटी जज की जाती है। ओवरऑल जो प्रीलिम्स के बाद का जो आपका स्कोर बनता है उसमें से एक मेरिट लिस्ट निकल के सिलेक्शन की जाती है। मैं थोड़ा और आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा बात करना चाहूँगी। टॉपिक यही है, ये एग्ज़ाम देते देते मैंने ऐसे सुना है फेल्यूर्स बहुत आते हैं। काफ़ी लोग प्रीलिम्स में बार बार रुक जाते हैं, काफ़ी लोगों को प्रीलिम्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, वो बोलते हैं मेंस कर लेंगे। तो काफ़ी लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते, मेंस में बार बार अटक जाते हैं। तो ओवरऑल ये रेशो कैसा है, मतलब कितने बार आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करनी पड़ती है जनरली? ओवरऑल तो अभी तक का जो रेशो है वो। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये बार बार रुक जाने के बाद आपको मोटिवेशन जो है वो क्या होना चाहिए, क्या मिलता है आपके नज़रिया से? राइट। तो मैं भी इस स्टोरी के थ्रू गया हूँ। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। तो उसके काफ़ी रीजंस होते हैं। तो ये सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये आपका कितना अटेम्प्ट है फिर? दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। ओके, एंड ऑल क्लियर देन? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट। ग्रेट थैंक यू। सो हमारा जो सवाल था उसमें कि रेशियो कैसा होता है। सो इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड यहाँ पर डिमांड सप्लाई मिसमैच है। डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एंड जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कम है। तो आप कोई भी आप गेम खेलेंगे, टेनिस, टेबल टेनिस, आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। सो ये कोल्ड हार्ड फैक्ट्स है, ये आपको रूल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। देयर इज़ नो अदर वे टू इट। तो जो सिलेक्शन रेशियो है वो काफ़ी ग्रिम है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक लोगों को सक्सेस भी मिलती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। सो ऑल्दो द चांसेस ऑफ सक्सेस आर लो, देर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। कई होते हैं जो IITs एंड बाहर के कॉलेजेस से होकर भी नहीं क्लियर कर पाते, एंड कई लोग हैं जो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से होकर बिना उतना लेवल का एक्सपोजर भी क्लियर कर देते हैं। सो आई वुड से कि आप एग्ज़ाम को समझिए, आप देखिए कि आप अगर आपकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रही तो उसका क्या रीज़न था। कई बार लक फैक्टर भी होता है एंड लक यू हैव टू एक्सेप्ट इन लाइफ। लक विल ऑलवेज बी अ फैक्टर। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, आप देखिए आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, आप टॉपर के ब्लॉग्स पढ़िए, आप किसी से गाइडेंस ही कीजिए। एंड मैं बोलूँगा सेल्फ रिलायंस इन लाइफ, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एवरीवेयर सेल्फ रिलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार क्या होता है फेलियर में वी बिकम सो वल्नरेबल कि हमको जो भी कोई बताने वाला होता है हम उनके सुनने लग जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग अ UPSC एस्पिरेंट शुड अवॉइड। तो इसमें भी यू शुड बी रैशनल रादर दैन इमोशनल। जैसे मैंने अपने फर्स्ट फेलियर के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज मैंने सब कुछ बंद कर दिया एंड मैंने एक जर्नल लिखना स्टार्ट किया। तो मैं उसमें बार बार खुद को पूछा था कि क्या मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है। एंड मैं अपनी स्ट्रैटेजी को कई बार टॉपर स्ट्रैटेजीज से कंपेयर करता था एंड हर चीज़ को मैं आई यूज टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़रूरी है मेरे हिसाब से टू डील विद फेलियर्स। ओके ओके।
और क्या एज क्राइटेरिया वैसे, कब तक के आप एग्ज़ाम दे सकते हो? ये आप मुझको टेक्निकल पूछ रहे हैं या मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं इसमें? नहीं, ओपिनियन नहीं है, टेक्निकली अच्छा अच्छा, नहीं सो आई थिंक 21 एज पे आपका ये हो जाता है, यू आर एलिजिबल नाउ टू गिव द एग्जाम एंड आफ्टर देन योर ग्रेजुएशन, राइट? आफ्टर योर ग्रेजुएशन। उसके बाद जो है 32 इज फॉर जनरल कैटेगरी एंड विद अदर कैटेगरीज इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, सो आई थिंक इन सम कैटेगरीज इट ऑल्सो गोज टू 40। ओके ओके। इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन हम देखें उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग और मतलब इतने पॉपुलेशन के सामने 800 और 1000 का आंकड़ा बहुत ही नहीं के बराबर ही है। एंड इस कंपटीशन में इतने लाखों लोग बैठते उसमें बीट करना, जैसे आपने बताया, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी बताए आपने। और ऑफ कोर्स आपको पेशेंस रखना पड़ता होगा काफ़ी, क्योंकि इतना लॉन्ग आपका बार बार अगर ब्रेक हो रहा है और आपको करना ही है तो पेशेंस रखना है। जैसे आपने बोला कि स्ट्रैटेजी भी आपको देखनी है, आपको सेल्फ ये करना है कि आपने क्या किया है। हाँ। एकदम मतलब ब्लाइंडली किसी के भी इस पे विश्वास नहीं रखना है। कुछ ऐसी बुक्स या कुछ ऐसी हेल्प आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि जिससे वो मोटिवेटेड रहे, जिससे वो स्ट्रैटेजी प्लान करने में उनको आसानी हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखेंगे? हाँ, तो इसकी कोई किताबें भी मिलती है? देखिए अब सेल्फ हेल्प बुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई है, बट तो आप सेल्फ हेल्प बुक्स बिल्कुल पढ़ सकते हैं एंड लेकिन उसमें भी कौन सी बुक पढ़ना अगर मैं ये बोलूँ तो मैंने एक पढ़ी थी मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस। मार्कस ऑरेलियस जो थे वो एक रोमन एम्पायर के किंग थे एंड जो उन्होंने एक पर्सनल डायरी लिखी थी, मेडिटेशंस उसका नाम था, एंड वो रोज़ डायरी लिखते थे। तो उनकी डायरी मैंने पढ़ी एंड मुझको ये रियलाइज़ हुआ कि जो इतना बड़ा एक साम्राज्य का राजा था, उसको जो डेली थॉट्स आ रहे हैं, जो डेली प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, अंडर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, हार्ड वर्क कैसा और करे, ये सेम प्रॉब्लम्स सारी मुझे भी आ रही है एंड ये सारी प्रॉब्लम्स मोस्टली सबको आती है लाइफ में। तो वो एक पढ़कर आपको एक मोटिवेशन मिलता है एंड और भी है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। सो वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट इज़ कान्ये वेस्ट, तो उनकी भी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है एंड वो बचपन से ही एक मैनिफेस्टेशन करते थे हर चीज़ के बारे में। तो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है जीनियस करके। सो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो इंस्पायर करती है एंड आप हर चीज़ में इंस्पिरेशन लेने का ट्राई कीजिए। तो मुझको फुटबॉल देखना भी काफ़ी पसंद है। तो आजकल एक काफ़ी फेमस 17-year-old फुटबॉल प्लेयर है लमीन यमाल, तो उनका कॉन्फिडेंस देखकर एक ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, हम इस छोटे स्टेज पर तो कर ही सकते हैं। आपकी हॉबीज़ काम करते हैं इसमें? हाँ, हॉबीज़ डेफिनेटली, जो एक रीडिंग की हॉबी है वो हेल्प करती है टू मॉडरेट द पेस। फिर मेरी एक हॉबी है कॉफ़ी बनाना, स्पेशलिटी कॉफ़ी बनाना, सो दैट हेल्प्स यू रिलैक्स। सो ऐसी सारी चीज़ें हैं। फुटबॉल देखना तो एक आप 100% उसमें हमेशा इन्वेस्टेड नहीं रह सकते पढ़ाई में और इन एनीथिंग इन लाइफ, तो एक कट ऑफ इज़ इम्पॉर्टेंट। सो उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ओके। आप किसी चीज़ में घुसे हो, उसमें आप बस घूम रहे हो और पूरा ऐसा, तो उससे निकल के बाहर पूरा आ जाओ। हाँ, एंड देन फिर आप पूरे रिलैक्स माइंड से आप फिर से जाओ तो आपको कुछ रास्ता दिख सकता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब कैसे की जाए? इस पर हम आते हैं, लेकिन उसके पहले मुझको एक चीज़ कहनी थी। प्लीज़। आपने हाईलाइट किया पेशेंस एंड परसिवियरेंस। जी। तो ये भी चीज़ जो होती है एक लग्जरी होती है। नॉट एवरीवन कैन बी पेशेंट बिकॉज ऑफ देयर सोशल रियलिटीज एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आई वेरी हम्बली मुझको ये कहना है कि आई हैव बीन लकी इनफ टू अफोर्ड बीइंग परसिवियरेंट एंड पेशेंट। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपकी जो फैमिली की रियलिटीज़ है एंड आपके ऊपर जो एक बर्डन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको देखकर डिसीजन लीजिए कि आपको इसको कितने साल देना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। आप कपिल सिब्बल जी का एग्जाम्पल देख लीजिए, उनको फॉरेन सर्विस ज्वाइन करनी थी, वो असफल रहे एंड वो इवेंचुअली मिनिस्टर बने। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर।
एंड कमिंग बैक टू आपका जो सवाल है अबाउट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जी। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है आप उसको करने का ऐसे कोई मतलब मैजिकल फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने काफ़ी सारे, तो यूजुअली लोग क्या गलती करते हैं कि वो जो ऑल इंडिया रैंक 1 होता है, ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 होता है, उनकी वो एक स्ट्रैटेजी देख लेते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। यूजुअली जो इतने हाई रैंकर्स होते हैं उनको अक्रॉस ऑल पेपर्स अच्छे मार्क्स आए होते हैं, लेकिन सीट तो आपको 200 पे भी मिल रही है, सीट तो आपको 500 पे भी मिल रही है। सो आप जितनी हो सकते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्कशीट्स देखिए, आप देखिए कि कितने कितने उनको अंक आए हैं किस किस पेपर में एंड किस हिसाब से उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो करके आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। आपको कुछ भी न्यू नहीं करना, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द व्हील इज मेड एंड खुद बनाना है। तो आप एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को पढ़िए एंड काफ़ी सारे ब्लॉग्स है, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो प्रत्युष पांडे जी है जिन्होंने एक ब्लॉग लिखा था काफ़ी साल पहले, वो ब्लॉग आज भी रेलेवेंट है। फिर अनुदीप दुरीशेट्टी जी है, उनका AIR रैंक 1 था, आफ्टर आई थिंक इट वाज इन हिज 5th अटेम्प्ट उनको AIR 1 मिला। तो उन्होंने भी एक काफ़ी अच्छी पुस्तक लिखी है इस चीज़ पे। तो ये सारी पुस्तक एंड ये कुछ ब्लॉग्स जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे ओपिनियन में। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने भी एक जर्नल लिखना शुरू कर दिया हाँ। है, क्या भी आप अपनी एक बुक लिखना चाहोगे उसके बाद? नहीं, अभी तो आई डोंट थिंक आई एम केपेबल इनफ टू राइट अ बुक। फ्यूचर में डेफिनेटली आई विल राइट फ्यू बुक्स। मेरा एक एकेडमिक इंटरेस्ट भी रहेगा ही हमेशा से। ये जो जर्नल है ये काफ़ी मेरा पर्सनल है, तो मैं उसको पर्सनली रखना चाहूँगा। आपके हिसाब से फॉरेन मतलब बाहर के कंट्री के और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में आपका खुद का क्या ओपिनियन है, क्या कहना है? तो मेरा जो ओपिनियन है, आई थिंक कि मुझको भी बहुत कुछ सीखना बाकी है टू हैव लाइक एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन अबाउट इंडियाज़ रिलेशंस। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज देखिए भारत में एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर या डिप्लोमेट बनने का इससे बेहतर समय नहीं था। आज हमारी जो इकोनॉमी है GDP 5 ट्रिलियन अप्रोच कर रही है। आज जो ग्लोबल एक स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे हैं अगर US चाइना, तो इन सब में हम यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी के तरफ जा रहे हैं, जिसमें जो काफ़ी सारे देश है जिनकी इकोनॉमी एक आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, जिनके पास अच्छी एक स्टैंडिंग आर्मी है, जिनकी पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, तो ये सारे देशों के लिए एक अच्छा तरीके का रोल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यही बोलूँगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, द आउटलुक इज़ ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव। कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे एंड ऑल आई वांट टू डू राइट नाउ इज़ लर्न एंड देन हैव एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। फ्यूचर में अगर हम कभी मिलते हैं तो मैं आपको उसके ऊपर और जानकारी देना पसंद करूँगा। डेफिनेटली, मैं तो ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगी जब भी, जहाँ पे भी आप पोस्टेड हो। तो कोई ऐसी आपकी ड्रीम कंट्री आप बताना चाहेंगे? ड्रीम कंट्री तो पहली पोस्ट करने के लिए। हाँ, ड्रीम कंट्री तो मेरी हमेशा से चाइना रही है। हमारे उनके साथ रिलेशंस हैव बीन बोथ वेरी गुड एंड समटाइम्स ट्रिकी। तो ये सारी चीज़ें देख के एंड मैं चाइना एज ए सिविलाइजेशन से भी काफ़ी आकर्षित हूँ। उनकी कुछ जो किताबें हैं वो पुरानी, जैसे इंडिया की महाभारत है, तो वैसे चाइनीज़ कुछ बुक्स भी है एंड वो मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत, इन डेप्थ में तो नहीं कहूँगा, मैंने पढ़ी है। हेनरी किसिंजर जी की ऑन चाइना मैंने पढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें देख के आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू द चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो उनके साथ वहाँ काम करना वुड बी डेफिनेटली वेरी एनकरेजिंग फॉर मी। बट जहाँ भी पोस्टिंग मिलती है मुझको, आई विल बी 100% डेडिकेटेड एंड इंडिया का जो एक नेशनल इंटरेस्ट है उसको आगे लेके जाने में आई वुड ऑलवेज बी एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड। वाओ, वेरी नाइस। आपसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं थोड़ा सा और ज़्यादा भारत के करीब आई ऐसा मुझे लग रहा है। और ऑब्वियसली UPSC एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सर्विस है और आप जिसमें जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे और साथ ही में जो भी आपके ड्रीम्स है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएंगे। ये आपसे बात करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपने जो भी सोचा है। और आप
जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच एंड इट वाज रियली अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझको काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मुझको बुलाया एंड आई होप दैट इवन इन द फ्यूचर इफ समथिंग वी कैन स्टे इन टच and thank you so much again for inviting. Thank you so much. Yes, thank you so much. आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आप अभी पास आउट हुए और आपके इतने ज़्यादा एंगेजमेंट्स हैं, उसमें से आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और साथ ही में जो भी हमारे गेस्ट है, जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो कुछ सीखना चाहते हैं यूपीएससी के बारे में, बहुत ही अच्छे से और सटीक तरीके से आपने आंसर्स दिए और उनको गाइड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। या तनिष्क।